हेलो नमस्कार, मैं विद्या प्रकाश चंद आप सभी का फोकस इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ये आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपके 20 क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। हर एक क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद में आप वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ये बोला आपसे 24.5 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर विमाव वाले घनाभ के रूप में लोहे के एक ठोस टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या क्या है? तो रेडियस ऑफ स्फीयर पूछा आपसे, गोले की त्रिज्या क्या है? तो यहाँ पे है कि आपके पास एक तो आपके पास है घनाभ और एक आपके पास है गोला, और दोनों का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है यहाँ पे। तो घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है आपका? LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसकी जो विमाएं हैं इनके आपस में आप गुना करो। 24.5 गुना 16.5 और गुना आपका 12 सेंटीमीटर। ये आपका वॉल्यूम आ गया है घनाभ का। और ये वॉल्यूम किसके इक्वल है? ये वॉल्यूम आपका है ठोस गोले के वॉल्यूम के बराबर। और ठोस गोले का वॉल्यूम क्या होता है आपका? 4/3 पाई आर की 3। 4/3 पाई, पाई का मान आपका 22/7 और आर की 3। ये आपका वॉल्यूम है गोले का, ये आपका वॉल्यूम है घनाभ का। अब इसकी गुना भाग करनी है आपको। 4 से 12, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 से गया 2 टाइम। और इसके अलावा इसको आप तोड़ लो 24.5 को, 5 बाहर निकाल लो, 500 के 20, 5 नहीं 45। इसको आप छापो, 5 या 15, 5 3 जा। ये आपके पास 3 है ही है। इस 3 को आप और लेकर आओ, ये पहुंचा गुना में इसके साथ में। और ये 7 भी कहाँ पहुंचेगा? इसके साथ गुना में। इजकल टू कितना बैठेगा इसमें? 2r की 3। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आपके पास 1 और 2, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो आप 2 जीरो नीचे लगा दो। अब 5 5 25 और 25 चौके 100। और ये 2 कहाँ पहुंचेगा? इसके साथ गुना में पहुंचेगा। तो ये आ गया आपका r की क्यूब इजकल टू 49। इसको 49 में आप लिखो 7 इंटू 7, 3 और 1 7 आपके पास में कहाँ से है? 1 7 आपके पास ये रहा, 2 7 आपके रहे, 1 7 आपका ये रहा। इंटू 3 के आपके पास 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाई, ये 2 कहाँ पहुंचेगा? गुना में 4 के, 4 दूनी 8। तो आपको निकालना है ओनली r का मान। तो आप कर देंगे क्यूब रूट, इस साइड का भी और इस साइड का भी। इस 3 से 3 हटेगा, क्यूब रूट निकालना आपको। यहाँ पे क्यूब रूट आपका इजकल टू, अब यहाँ पे आपका ये भी क्यूब रूट आपका। यहाँ पे आपके पास कितना है? 7 के आपके पास 3 है, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो इसका 1 7 बाहर निकलेगा। आपके पास 3 के 3 है तो 1 3 बाहर निकलेगा, डिवाइड बाई। और आपके पास 8 है, 8 क्या है? 2 की पावर 3, तो 1 2 बाहर निकलेगा। तो इजकल टू कितना आ गया आपका? 7 या 21, 21/2, इसका मतलब 10.5, 10.5। तो आपकी त्रिज्या कितनी आ गई? आपकी त्रिज्या नहीं, गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या कितनी आ गई? 10.5। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसको आप ट्राई करिएगा। एक नल ए और दूसरा नल बी की तुलना में 3 गुना तेजी से पानी भरता है। यदि दोनों मिलकर टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं तो ए अकेला कितने मिनट में और बी अकेला कितने मिनट में भरेगा? आपसे पूछा है अलग अलग, अलग ए भरने में कितना समय लेगा और अलग बी भरने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पे इसने बात की है जो आपका ए नल है, ये बी की तुलना में 3 गुना तेजी से पानी भरता है। अगर बी भरता है 1, ये भरता है उसी टाइम में 3, तो क्षमता कितनी इनकी? इफिशियंसी क्या आएगी इनकी? इफिशियंसी का अनुपात आएगा 3:1।
अगर किसी टाइम में ए करता है 3 काम तो उसी टाइम में बी करता है 1 काम। दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना काम करते? 3 और 1 4। दोनों मिलकर 1 मिनट में 4 काम करते और दोनों मिलकर टंकी को भरते हैं 36 मिनट में। तो 1 मिनट में भरते हैं 4 लीटर पानी, तो 36 मिनट में टंकी फुल। तो कैपेसिटी कितनी आ गई टंकी की? 36 चौक 4 तिया 120, 4 6 24, 144। तो कैपेसिटी कितनी आपके पास आ गई? 144 लीटर। टंकी की क्षमता आ गई है 144 लीटर। अब करना क्या आपको? अब ये पूछा आप उसने कि अगर अकेला ए भरे टंकी को तो कितना समय लगने वाला है, और अगर अकेला बी टंकी भरे तब कितना समय लगने वाला है। तो अलग अलग बात कर रहा है आपसे। ए को भरना है 144 लीटर पानी और ए की क्षमता कितनी है? 3। 3 से आप भाग करेंगे क्या मिलेगा आपको? 3 चौके 12, 3 8 24। तो ए लेगा 48 मिनट का टाइम, 48 मिनट। और 48 आपका एक ही ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया आपके सामने। लेकिन आपको बी भी निकालना तो बी भी निकाल लो आप। बी को भी भरना है 144 लीटर पानी और बी की क्षमता कितनी आपके पास? 1 है, तो बी लेगा 144 मिनट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया, 48 और 144। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। और ये बोला आपसे पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात है 1:2 तथा उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात है 2:3। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या है? तो ये सवाल आपका अच्छे लेवल का है, ठीक ठाक है। तो देखो ऐसा करते हैं। ये आपके पास है पृथ्वी, अर्थ, और आपको मालूम है अर्थ है आपकी 2 पोर्शन में बटी हुई। एक आपका है उत्तरी गोलार्ध और एक आपका है दक्षिणी गोलार्ध। एक आपका उत्तरी गोलार्ध, एक आपका दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर का भाग मान लो आपका उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का भाग आप मान लो ये आपका होगा दक्षिणी गोलार्ध। अब करना क्या है? आपकी पृथ्वी बटी हुई है 2 भागों में, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। अब ये आपसे बोला है पूरी पृथ्वी पे पानी और भूमि और पानी का अनुपात है 1:2, यानी कि लैंड एंड वाटर। लैंड रेसो वाटर अनुपात कितना इसमें? पूरी पृथ्वी पे 1:2। इसका मतलब ये हुआ अगर पूरी पृथ्वी पे लैंड जो भूमि है आपकी, अगर भूमि 1 किलो है तो पानी आपका पूरी पृथ्वी पे 2 किलो है। अब उसके अलावा बोला उसने उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात, यानी कि उत्तरी गोलार्ध आपका ये वाला है और लैंड एंड वाटर इसका अनुपात गिवन है यहाँ पे 2:3। अब क्या करना है आपको? कोई तो पृथ्वी का वेट होगा 2, 10, 20, 30 किलो, तो आपको अपने पास से मानना पड़ेगा। तो आप क्या मानेंगे यहाँ पे? जो भी यहाँ पर अनुपात लिखा आपका इसको आप ऐड करो। 2 1 कितना हो गया आपके पास? 3 आ गया, इंटू 3 2 5 इंटू आपकी पृथ्वी बटी है 2 भागों में, तो 1 और 1 2 की ओर गुना कर दो आप, क्योंकि 2 भागों में आपकी पृथ्वी बटी हुई है। तो 3 पंजे 15 दूनी 30। तो मान लो पूरी पृथ्वी 30 kg की है। अगर पूरी पृथ्वी 30 kg की है तो 30 kg में आपका लैंड भी है वाटर भी है। तो 30 को आप 2 जगह बांट दो आप, तो 2 और 1 3, 3 अनुपात का मान आपके पास 30 है, 1 अनुपात का मान आपके पास 10 है। तो लैंड कितनी आ गई यहाँ पे? तो पूरी पृथ्वी पर लैंड कितनी है? 10 और वाटर कितना है? 20 और 20 10 30। अब बाकी काम बचा आपके पास में, क्या बचा आपके पास? पूरी पृथ्वी है 30 kg की। अब पृथ्वी आपकी बटी है 2 भागों में, तो 15 kg वेट आपका ऊपर हो गया और 15 kg वेट आपका नीचे हो गया। अब 15 kg वेट जो आपका ऊपर है ये अनुपात में बटा हुआ है 2:3 में। तो 3 और 2 5, 5 अनुपात का मान कितना है? 15। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया आपके पास? 3। तो लैंड कितनी है ऊपर वाले भाग में? 3 दूनी 6। और पानी कितना ऊपर वाले भाग में? 3 3 9। तो ऊपर वाले भाग में भूमि है आपकी 6 kg और पानी कितना ऊपर वाले भाग में? 9 kg। अब पूरी पृथ्वी पे देखो आप, पूरी अर्थ पे आपका लैंड है 10। तो नीचे वाले भाग में देखो आप, पूरी पृथ्वी पे भूमि आपकी 10 किलो, तो ऊपर पहुंच गई 6 किलो, तो बची कितनी आपके पास में? 10 से 6 गया 4।
पूरी पृथ्वी का पानी कितना है, पानी 20 किलो है, इस 20 केजी में से आपका ऊपर पहुंच गया 9 केजी, तो बचा कितना आपके पास में 11, तो नीचे वाले भाग में पानी है 11। वेट आपका सेम है, 9 6 15 केजी ऊपर आपके पास, 11 4 15 केजी आपके पास नीचे है। तो उसने पूछा था आपसे दक्षिणी गोलार्ध में लैंड एंड वाटर का अनुपात, लैंड एंड वाटर का अनुपात, तो आपका राइट आंसर नंबर कौन सा हो गया, 4:11। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। दोनों समझे आप बस इसकी बात, कोई डाउट आपका हो तो बताओ, बस सोनू का डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, इसमें आपसे बोला है ऋतिक, वैभव और अनमोल की आय का अनुपात 4:5:6 है और उनके खर्च का अनुपात है 5:6:7। अगर अनमोल अपनी आय का 20% बचाता है तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करे। तो रेशो ऑफ सेविंग पूछ रहा आपसे ऋतिक, वैभव और अनमोल की, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आय का अनुपात दिया आपको, इनकम का रेशो, रेशो ऑफ इनकम। आपके पास 3 लोग हैं, एक ऋतिक आपके पास में, एक आपके पास वैभव है और एक आपके पास है अनमोल। इनकम का रेशो आपके पास में है कितना है, 4:5:6, 4:5:6। आपके पास खर्च का अनुपात दिया है एक्सपेंडिचर, जो खर्च का अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात आपको दिया है इनका 4:5:6:7, 5:6:7। अब ये अनुपात कब बनता है आपका, कोई कॉमन नंबर आपका कट जाता है इनमें से, भाई यहाँ पर कोई कॉमन नंबर कट गया आपका और यहाँ भी कोई कॉमन नंबर आपका कट गया। अब ये नंबर जो कटे हैं ऊपर नीचे, ये सेम भी हो सकते हैं आपके और अलग अलग भी हो सकते हैं आपके, लेकिन हम यहाँ मानेंगे अलग अलग। तो यहाँ पे देखो आपका ये अनुपात है, इनकम का अनुपात है, तो इनकी कोई तो इनकम रही होगी, तो हमें यहाँ पे इनकम माननी पड़ेगी। तो हम मानेंगे यहाँ पे इनकम 4x, इसकी मानेंगे 5x, इसकी मानेंगे 6x। नीचे वाला जो खर्चा है इसमें कोई नंबर कट गया आपका, वो नंबर कौन सा नहीं मालूम, तो यहाँ पे आपको अलग मानना पड़ेगा। यहाँ मानो आप y, 5y, 6y, 7y। तो इनकम आपको मिलेगी 4x, 5x, 6x और खर्चा आपको मिल गया 5y, 6y, 7y। अब कहानी क्या है, ये कह रहा अनमोल अपनी आय का 20% सेव करते हैं। अनमोल की आय कितनी है, 6x, तो 6x का 20% क्या करता है, सेव। 6x का 20% सेव करता है अनमोल, यो इसकी सेविंग है अनमोल की। और सेविंग इजकल टू होता क्या आपका, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर आपको अपनी सेविंग निकालनी है तो आप क्या करेंगे, अपनी आय से अपना खर्चा निकाल देंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, सेविंग बचेगी आपकी। अनमोल का जो आय है वो 6x है, अनमोल का जो खर्चा है वो 7y है, तो 6x से आप 7y कम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेविंग मिलेगी अनमोल की। यानी कि 6x माइनस 7y, ये भी क्या इसका, ये भी सेविंग है और ये भी सेविंग है। इन आप इक्वेट कर दो आप, 20×5=100। अब क्या हो जाएगा आपके पास, 6x इजकल टू 5 6 30 माइनस 5 7 35y। अब इसमें क्या होगा, इस 30x है, इस 35y को आप इधर ले आओ, 35y इजकल टू ये 6x पहुंचेगा, इस साइड माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास में 24x। तो 35y, यहाँ पे आप लिखो y/x, x को आप इधर ले आओ तो आपको अनुपात क्या मिलेगा, 24/35। इसका मतलब क्या हुआ, जो x का मान है, x का मान 35 है और y का मान क्या है, 24 है। अब अगर इनके आप इसमें गुना कर देंगे वापस में तो आपको रियल वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे x का मान कितना है, 35, 35 चौक कितना होता है आपका, 4×120 और 4×5=20, कितना 140, 140। 35 पंजे, 5×5 150, 175, 175। और 35 छिक्का, 36 180, 6×5=30, तो कितना हो गया, 180 210, 210। तो सभी की आपको इनकम मिलेगी यहाँ पे। अब सभी का आप खर्चा और निकाल लो, y का मान कितना है, 24 है, 24 पंजे 120, भाई y की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे आप, y का मान 24 छिक्का कितना हो गया, 6×120, 144, 144। 24 7, भाई y का मान 24 है,
7×2 = 140, 7×4 = 28, 168, 168, 168। अगर आप अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सेविंग का अनुपात, बचत का अनुपात। तो रेशो ऑफ सेविंग, तो सेविंग बचत इजकल टू होता क्या आपका, अगर आप आय से अपना खर्चा कम कर देंगे तो आपकी सेविंग आ जाएगी। अब जो आर नाम का व्यक्ति है 140 कमाता, 120 खर्च करता, तो सेविंग कितनी करता है, 20 रुपए की। वी नाम का व्यक्ति कमाता है 175 और खर्च करता है 144, तो सेविंग कितनी करता, कितने का, 31 की। इसके अलावा जो ए नाम के व्यक्ति है 210 कमाता, 168 खर्च करता, तो सेविंग कितनी करता, कितनी करता भाई, 42 की। तो अनुपात कितना आ गया आपका सेविंग का, 20, 31, 42। कहीं मैच कर रहा है इसमें, तो इसका आंसर आपका बन गया नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसको आप ट्राई करना खुद से, पहले वीडियो पॉज करना, ट्राई करना, अगर नहीं होता फिर आप कोशिश करना, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं है कोशिश करने के अलावा। ये कह रहा आपसे, एक बर्तन में 300 लीटर का मिश्रण है जिसमें 80% दूध और शेष पानी है, कितना दूध और मिलाया जाए जिससे दूध 90% हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका काम क्या बनते हैं, आपको हमेशा क्या देखना कि इसे मिक्स करना क्या है, आपसे क्या मिल रहा हो, तो आपसे मिक्स करवा रहा है वो दूध, आपसे जो मिलवा रहा है इसमें मिश्रण में दूध, आपसे बात कर रहा है कि दूध मिलाया जाए, कितना दूध मिक्स किया जाए। तो हमेशा आपको वही चीज पकड़नी है जो इसमें वो मिक्स करवाता है। तो ये आप देखो दूध है इसमें, तो दूध था कितना पहले, 80%, पहला आपका दूध है 80%, और जब आप दूध डालेंगे इसमें वो होगा अपना आप प्योर 100%। तो जो भी आप डालेंगे वो छापेंगे आप हमेशा 100% और छापेंगे इस साइड में। ओवरऑल आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए दूध 90%, जो ओवरऑल कहानी होगी आपको छापनी है बीचों बीच। अब आप लगा देंगे इसके अंदर एलिगेशन, 100 - 90, 10 बचेगा आपके पास में, और यहाँ भी आपके पास 10 बचेगा। तो अनुपात कितना बन गया, 1:1। जब अनुपात 1 है, जब 80% आपके पास दूध था, जब आपके पास अनुपात कितना है 1, और वेट कितना उस समय 300, तो 1 का अनुपात का मान कितना आ गया, 300 लीटर। 1 अनुपात का मान 300। तो आपसे कह रहा आज आपने डाला है 100% दूध और अनुपात में कितना ऐड किया है 1, तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 300। तो राइट आंसर कितना बनेगा इसका, 300। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो इसका राइट सही जवाब क्या बन गया, 300 लीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, ये कह रहा है पर्स में 50 रुपए, 100 रुपए के 40 नोट हैं, यदि कुल 3200 रुपए हो तो बताइए 50 के कितने नोट हैं। तो ये भी आपका एलिगेशन क्वेश्चन है, करते हैं इसको भी। तो यहाँ पे आपके पास 2 तरह के नोट हैं, फेस वैल्यू आपके पास 2 तरह की है, एक तो आपके पास है 50-50 के नोट है, और एक आपके पास 100-100 के नोट है, लेकिन संख्या में कितने आपके पास 40 नोट है। तो आपको एक बार ऐसा मानना कि 40 के 40 जो नोट है आपकी जेब में, ये 40 के 40 किसके हैं, 50-50 रुपए के। तो अमाउंट कितना बन गया, 40 × 50 कितना हो गया, 5 चौक 20, 2000 बन गया। अगर हम माने कि सारे के सारे नोट 50 के हैं तो अमाउंट आपका बनेगा 2000 का। एक बार आपको ऐसा मानना कि 40 के 40 नोट आपकी जेब में किसके हैं, 100-100 रुपए के। अगर हम 100-100 रुपए के मानेंगे सारे के सारे नोट, तो 100 × 400 कितना हो गया, 4000। लेकिन आपकी जेब में पैसा कितना कुल मिला के 3200। तो ओवरऑल जो कहानी होगी छापेंगे आप बीचों बीच। अब यहां आप लगा देंगे एलिगेशन, भाई 4000 - 3200 कितना हो गया आपके पास, 800। 3200 - 2000, यहां बचा आपके पास 1200। इसका अनुपात कितना बन गया आपके पास, 2 चौके 8 या 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास में कुल नोट आपके पास 40 हैं। ये आपके पास किसका अनुपात मिला है, नोटों की संख्याओं का अनुपात। कुल मिलाकर यह है कि 50 के जो नोट आपके पास अनुपात में 2 हैं, और 100 के जो आपके पास नोट जेब में वो अनुपात में 3 है। तो कुल कितना हो गया अनुपात का एडिशन, 5।
नोटों की संख्या अनुपात में 5 है, लेकिन रियल में कितनी है? 40 नोट आपके पास। तो 5 का मान 40 है, तो 1 का मान कितना होगा? 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 8। आपसे पूछा उसने 50 के कितने नोट है, तो 50 के पास यहां पहुंचो आप। 50 के नोट अनुपात में कितने हैं? 2। और 1 का मान कितना? 8। तो 2 का मान कितना हो गया आपके पास? 16। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे बोला किसी वस्तु को 10,800 10,800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 40% का लाभ प्राप्त हो? इसके करने के भी कई तरीके हैं, लेकिन एक ही तरीका देखो आप इसमें। ये जो सेल कर रहे हैं, ये सेल कर रहा है 10,800 में, और 10% की हो रहा है इसको लॉस। तो परसेंटेज में कोई भी आर्टिकल अपने आप में कितना होता है? 100% का, अगर लॉस या प्रॉफिट ना हो। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या है? 10% का हानि हुई है, तो 100% की वैल्यू आपकी जा रही है 90% में। तो परसेंटेज वैल्यू कितने में है आपकी? 90%। और रियल वैल्यू कितनी है? 10,800। तो यह है 90% की वैल्यू। आपको चाहिए किसकी? आपको चाहिए 40% का प्रॉफिट आपको चाहिए, यानी कि 100% वाली वस्तु आप बेचेंगे 140% में। तो आपको चाहिए 140% की वैल्यू कितनी है? 0 है तो आपकी 0 गई, और 9 से 9 1 जा 9 2 जा। अब इसकी आप गुना करो। 12 चौक 48 का 8 का कैरी आपका 4 हो गया, 12 कम 12 4 16, और आपके पास 2 जीरो हैं। तो 16,800 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। ये बोला आपसे 80,000 रुपए का 20% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का आपके पास एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले से कई है, लेकिन एक आपके पास बेसिक फॉर्मूला है। ऐसा इजकल टू क्या होता है आपका? PRT बटे 100। PRT बटे 100, जहां P के आपके पास प्रिंसिपल है, R आपके पास रेट है, और T आपके पास टाइम है। तो यहाँ पर टाइम आपके पास क्या है? 1 वर्ष 73 दिन। तो सभी को आप कन्वर्ट कर लो वर्षों में, सालों में कन्वर्ट कर लो आप सभी को। तो 1 वर्ष आपके पास 1 ईयर 73 दिन। तो 73 जो दिन है, इनको बनाओ आप साल। तो 365 दिनों का होता है 1 साल। अब आप क्या करेंगे? 73 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 या 15, 5 7 35, 36। तो यहाँ बन जाएगा आपका 1/5। 5 बन जा 5 और एक 6। तो टी कितना आ गया आपके सामने? टी आपको मिल गया 6/5 ईयर। तो आपके पास टाइम भी है, आपके पास रेट भी है, आपके पास प्रिंसिपल भी है। आपसे क्या पूछा? साधारण ब्याज निकाल दो आप। ऐसा ही निकालना है आपको। ऐसे इक्वल टू कि आपके पास PRT अपॉन 100। पी का मान कितना है? 80,000। आर कितनी है आपके पास? आर आपके पास 20 है, और टी कितना आपके पास में है? 6/5। तो 5 कहां पहुंचेगा? बेस में पहुंचेगा, नीचे आपका 100 भी आता है। 100 से आपकी 2 जीरो गई, 5 चौके 20, 6 चौक 24 अटे कितना हो गया? 24 अटे। तो 8 दूनी 16 160, 8 चौक 32 160, और 32 कितना? 192। और आपके पास जीरो कितनी है यहाँ पे? 2 जीरो। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया? 19,200। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। ये कह रहा है आपसे, ठेकेदार किसी काम को 60 दिनों में समाप्त करने का ठेका लेता है और 100 मजदूर काम पर लगा देता है। 55 दिन के बाद कहानी घटी कुछ और। 55 दिन के बाद वह 100 मजदूर और लगा देता है और कार्य निर्धारित समय में समाप्त कर देता है। यदि वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो कार्य कितना दिन में समाप्त होता? तो इसकी कहानी क्या हुई? इसने ठेका लिया 60 दिन में काम करने का, लेकिन 55 के दिन के बाद में क्या हुआ? इसे महसूस हुआ कि काम टाइम पर नहीं होने वाला। तो इस व्यक्ति ने क्या करा किया? इसने 55 दिन के बाद में 100 व्यक्ति और लगा दिए। उससे हुआ क्या कि काम जो आपका टाइमली पूरा हो गया। तो सवाल मैं पूछ रहा, अगर वो 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा ना लगाता तो काम कितना दिन लेट होता? तो अब यहां पर देखो आप, जो व्यक्ति लगाए काम पे 100 मजदूर लगाए हैं,
100 लेबर लगाई इसने, और दिन कितना है 60। लेकिन 60 दिन में 55 दिन तो काम कर लिया ना 100 व्यक्तियों ने, तो बचे आपके पास 5 दिन। भाई 60 दिन में 55 दिन काम कर लिया उसने, 55 डेज काम कर चुके हैं ये, तो आपके पास बचे हैं 5 डेज। इन 5 दिन में कितने व्यक्ति ने काम किया है? 100 व्यक्ति आपके पास पहले से है और 100 व्यक्ति आपके पास और आगे, तो 200 व्यक्ति ने मिलकर 5 दिन तक काम किया है। तो जो काम आपके पास रिमेनिंग वर्क था, जो शेष काम था, तो उसे आप निकाल लेंगे। 200 व्यक्ति ने जो आपके पास शेष काम था 5 दिन में खत्म कर दिया, तो ये आपके पास है रिमेनिंग वर्क। अगर इसको 100 व्यक्ति करते तो कितना दिन लेते वो निकाल लो आप। भाई ये आपके पास रिमेनिंग वर्क है, अगर 100 व्यक्ति ना आते तो पहले वाले व्यक्ति काम करते इसको, तो पहले वाले व्यक्ति कितने हैं 100, तो वे व्यक्ति इसको कितना दिन में करते नहीं पता किसी को भी, तो मान लो आप डी दिन में करते वो, तो 100 से आपकी 2 जीरो हो गई, 5 दूनी 10, तो डी कितना आ गया 10 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 55 दिन के बाद में 100 व्यक्ति ना लगाते तो आपका काम खत्म होता 10 डेज में। तो कहानी क्या बनी, 55 दिन तो इन्होंने काम किया ही था, इनको 10 दिन और काम करना पड़ता जो आपके पास 100 व्यक्ति लगे हुए थे पहले से, तो कुल कितना दिन आ गया आपके पास में 65 डेज। तो आपका काम खत्म होता 65 दिनों में अगर 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा ना आते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपसे कह रहा है एक बच्चा घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है और कुल 5 घंटे का समय लेता है, तो घर से स्कूल की दूरी बताइए। आपको निकालनी है डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो आपके पास स्पीड और टाइम हो, लेकिन यहाँ पे एक बात देखो आप, व्यक्ति जो है आपका जाता है घर से स्कूल और स्कूल से घर जाता है, तो जाते वक्त इसकी चाल कितनी है, जाते वक्त चाल इसकी है 3 किलोमीटर पर घंटा, और स्कूल से आते वक्त चाल कितनी है इसके पास में, चाल इसकी है 2 किलोमीटर पर घंटा। क्योंकि स्कूल से आते वक्त होता क्या, इसकी बैटरी हो जाती है लो, तो इसकी चाल भी घट जाती है। भाई जाते वक्त क्या चाल इसकी 3 है, आते वक्त चाल कितनी 2 है, तो बैटरी लो तो चाल भी इसकी डाउन होगी। अब आपके पास डिस्टेंस कितना है, स्कूल और घर के बीच डिस्टेंस कितना किसी को मालूम नहीं है, तो आप अपने पास से कुछ ही मान सकते हैं एक्स वाई जेड 2 10 20 30। तो यहाँ पे ऐसी डिस्टेंस हम मानेंगे जो 3 और 2 से पूरा पूरा कट जाओ नंबर, तो वो होता है आपका 3 2 का एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 6। हम मान लेंगे डिस्टेंस कितनी है 6 किलोमीटर। अगर 6 किलोमीटर को आप नापेंगे 3 की स्पीड से, तो आपको टाइम लगने वाला है 2 घंटे का। अगर आप 6 किलोमीटर को नापेंगे 2 की स्पीड से, तो आपको लगने वाला है 3 घंटे का। तो जाने में आने में कुल समय कितना हो गया आपके पास में 5 घंटे, 5 आवर्स आपको लग गया 5 घंटे। लेकिन आपको ये तो आपका सब अनुपात में है, रियल में नहीं है, ये टाइम आपका अनुपात में है, लेकिन रियल टाइम कितना आपके पास में, कुल 5 ही घंटे आपके पास में है, यानी कि 5 घंटे का मान कितना है 5 आवर्स ही है। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो आपसे पूछा दूरी बताइए, आपने दूरी मानी कितनी है 6 किलोमीटर, तो 1 अनुपात का मान 1, तो 6 का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास में 6 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर कितना बन गया 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, ट्राई करना, कोशिश करना करने की इसको, बाकी देखो आप जो कोशिश नहीं करने वाले वो देख लो आप। ये कह रहा एक गाय को 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर खूंटों से या खुंटी से बांधा जाता है। रस्सी की जो लंबाई है वो 14 मीटर लंबी है। खेत के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें गाय चर सकती है। भाई गाय को ले जाकर बांध दिया खेत में किसी व्यक्ति ने, और बांधा कहाँ है कोने पे, और खेत कैसा आपके पास में एक वर्गाकार है। तो सपोज दैट खेत इस टाइप का है आपके पास, ये आपके पास एक वर्गाकार खेत जिसकी भुजा कितनी है आपके पास 25 मीटर। भाई वर्ग की भुजा क्या होती है आपकी इक्वल होती सारी। अब गाय बांधी किसी कोने पे, तो आप कहीं बांध लो, कोना होना चाहिए बस आपके पास। सपोज दैट गाय यहाँ बांधी खूंटी गाड़ गए, तो गाय की जो रस्सी की लंबाई है वो कितनी है आपके पास 14 मीटर लंबी। तो गाय जो चरेगी, चरने वाला डिस्टेंस कितना होगा आपके पास गाय का
भाई 14 मीटर डिस्टेंस है रस्सी की, तो 14 मीटर दूरी चल सकती है गाय बस। भाई 25 मीटर दूर यहाँ तो पहुंचेगी नहीं, तो क्योंकि गाय की रस्सी की लंबाई छोटी है, तो यो क्या काम करेगी, आपका जो गाय की रस्सी की लंबाई है काम करेगी आर का, त्रिज्या का, क्योंकि एक सर्कल सा बन जाएगा आपका यहाँ पे वो। लेकिन ये कंप्लीट सर्कल नहीं आपके पास में, भाई ये कोने में बंधी हुई ना इसकी गाय। तो ये आपका यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है, इस सेक्टर का निकालना है आपको एरिया। और किसी भी सेक्टर का आपको एरिया निकालना हो उसका एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इसका आप निकालेंगे एरिया, सिर्फ इस सेक्टर का पूछा है क्योंकि गाय यहीं पर चढ़ने वाली है आपकी। तो पाई का मान होता है आपका 22/7, आर का मान आपके पास यही है 14, तो 14 इंटू 14 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना आपके पास 90 डिग्री का, डिवाइड बाई कितना कर देंगे आप 360। 7 2 जा 14, 90 4 जा 360, और 2 से कटेगा 2 टाइम, और 2 से कटेगा 14 टाइम, 17 टाइम, 22 सतह कितना हो गया 154। तो जिस एरिया पर गाय चढ़ने वाली है ये एरिया पर कितना आ गया 154। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे सवालों को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपसे पूछा है कि 5 दोस्तों का जो औसत है मासिक वेतन, 5 दोस्तों का औसत मासिक वेतन 62,000 रुपये है। 5 दोस्तों में से एक सुरिंदर को पदोन्नति मिली और पूर्व वेतन में वृद्धि हुई। यदि उनके वेतन का नया और एवरेज 64,250 रुपये है तो सुरिंदर के मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई। तो यहाँ पे बच्चों कहानी क्या है, यहाँ पे आपके पास 5 व्यक्ति थे पहले, आज ही 5 ही व्यक्ति हैं, और पहले हर एक बंदे की जेब में कितना पैसा है 62,000 रुपये। लेकिन 5 व्यक्तियों में एक व्यक्ति की सैलरी बढ़ गई, लेकिन सब कहानी किस में है एवरेज में। अब सैलरी बढ़ी है एक व्यक्ति की, लेकिन फर्क पड़ गया 5 व्यक्तियों पे। तो इसने पूछा जो व्यक्ति की सैलरी बढ़ी है उसकी सैलरी में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, ये आपसे पूछा है उसने। तो हर एक व्यक्ति की जेब में कितना पैसा है 62,000 रुपये। आज कितना है जेब में, प्रत्येक व्यक्ति की जेब में 62,000 तो था पहले, और आज कितना है 64,200 रुपये। प्रत्येक व्यक्ति की जेब में आ जाए 64,200 रुपये। सभी की जेब में क्यों बढ़ गया पैसा, क्योंकि इन 5 व्यक्तियों में एक बंदे की सैलरी बढ़ गई। सभी की जेब में कितना पैसा बढ़ गया यहाँ पे 2250। तो 2250 एक बंदे की जेब में बढ़ गया, और जेब कितनी यहाँ पे 5 व्यक्ति, तो 5 ही जेब है यहाँ पे। तो इंक्रीजमेंट कितना हो गया 5 व्यक्ति की जेब में 2250 रुपये डल गए एक्स्ट्रा। तो इसकी आप गुना करो तो कितना बन गया 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 11,250। तो 11,250 उस व्यक्ति की सैलरी में इंक्रीजमेंट हो गया जिस व्यक्ति की वजह से सभी का एवरेज बढ़ गया था। तो सुरिंदर नाम के व्यक्ति के मासिक वेतन में कितनी वृद्धि है आपके पास 11,250। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा आपसे एक कार्य को ए नाम का बंदा एक कार्य को 40 दिनों में कर सकता है और बी नाम का व्यक्ति उसी कार्य को 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया और फिर बिना कार्य छोड़ दिया, तो ए शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे क्या कहानी है, कोई बंदा एक ए नाम का आपके पास में है, यो अकेला काम कर सकता है 40 दिनों में, 40 डेज में। एक आपके पास है बी नाम का व्यक्ति और ये काम कर सकता है आपका 50 डेज में उसी काम को। तो कोई तो काम होगा जिसको ए और बी कर रहे हैं, तो आप क्या मानेंगे 40 का 50 का एलसीएम मान लेंगे आप। तो 40 50 का एलसीएम कितना आ गया 200। तो कुल काम कितना आ गया आपके पास में 200 आ गया। तो 40 दिन में 200 काम करेंगे आप, मतलब आपकी क्षमता आ गई 5। 50 दिन में आप करेंगे 200 काम तो आपकी क्षमता आ गई 4। तो ए की क्षमता भी आपको मिल गई, बी की मिल गई। अब कहानी क्या घटी, दोनों बंदों ने मिलकर काम किया है 5 दिन तक। अगर दोनों बंदे एक साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में काम करते 5 4 9। दोनों बंदे मिलकर एक दिन में 9 काम करते, लेकिन उन्होंने काम किया है मिलकर सिर्फ 5 दिन तक। 5 दिन तक काम किया है मिलकर।
तो 9 पंजे 45। तो इसका मतलब क्या हुआ, 200 काम में से 45 काम तो वे खत्म कर चुके 5 दिन में ही। तो शेष काम कितना आपके पास, 155। तो 155 आपके पास काम बचे है। अब हुआ क्या, बी नाम के व्यक्ति ने धोखा दे दिया। जब बी नाम के व्यक्ति ने धोखा दिया तो ए बच गया अकेला। अब ए की मजबूरी है काम करने की, क्योंकि ए के पास कोई बचा ही नहीं है। तो ए को करना है काम, बाकी शेष काम कितना आपके पास 155, और ए की क्षमता कितनी है 5, तो 5 से आप भाग कर दो, तो ए का टाइम कितना आ गया 31। तो रिमेनिंग जो आपके पास वर्क है उसको ए खत्म कर देगा 31 डेज में। तो 31 इसका राइट आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं आप मुझे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। ये बोला आपसे दो छात्र ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल रुपए 4400 का भुगतान किया जाता है। यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि, अच्छा यहां पे लिखा है यदि ए को जो है ना बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है। यहां पे जो कहानी है, एक स्टेटमेंट है आपके पास, ये कह रहा अगर ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% मिलता हो, अगर बी को 100 रुपये मिल रहे हैं तो ए को मिलता है 120। 100 का 120 कितना है, 120 ही हो गया। तो 20 छिका 120, 20 पंजे 100। ये भुगतान की राशि का अनुपात आ गया ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच पैसा कितना डिवाइड हुआ है 4400। तो 6 5 कितना हो गया 11। अनुपात में दोनों के बीच कितना पैसा बटा है 11। रियल में कितना डिवाइड हुआ इनके बीच में 4400 रुपये, 4400। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पे 11 चौक 44 400। एक अनुपात का मान 400 आ गया। आपसे पूछा क्या है, ये कह रहा बी को कितना भुगतान किया जाता है, तो बी के पास अनुपात में कितना है 5। एक अनुपात का मान कितना है 400, तो 5 अनुपात का मान कितना होगा 4 पंजे 20, 2000। तो 2000 इसका क्या बन जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। ये देखिए आप, इसमें एक व्यक्ति की मासिक आय 22% मकान किराए पर खर्च करता है। आय का 40% घर के खर्च और किराने के सामान पर करता है। एक व्यक्ति मासिक आय का 22% मकान किराए पर खर्च करता है और आय का 40% घर के खर्च और किराने के सामान पर, और शेष का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि मासिक जो बचत है इस बंदे की जो मासिक मंथली सेविंग है वो कितनी है 3800। तो शिक्षा और अन्य मदों पर व्यय क्या है, शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च कितना हुआ ये पूछा आपसे। तो किसी भी व्यक्ति की आय अपने आप में क्या होता है 100%। तो मान लो कि ये व्यक्ति कमाता है 100% पैसा। अब इस 100% में 22% तो खर्च कर दिया इस व्यक्ति ने मकान के किराए पर, और 40% खर्च कर दिया इसने किस पर खर्च करा 40% खर्च कर दिया घर के खर्च और किराने पर। अब आपके पास इतना पैसा तो आपने खर्च कर दिया, तो आपके पास शेष पैसा कितना बचा भाई 40 22 कितना हो गया आपके पास 62। तो आपके पास जो शेष पैसा बचा है 38%। तो आपके पास बचा है 38%, क्योंकि यहाँ पे इसने बात की है शेष की। तो आप भी शेष ही देखेंगे कि शेष कितना बचा आपके पास में। शेष बचा आपके पास 38%, और शेष का 50% खर्च करता है बच्चों की शिक्षा और अन्य मद पे। तो 38 का 50% कितना हुआ 19%। तो 19% राशि खर्च करते हैं शिक्षा और अन्य मदों पर। अब सेविंग कितनी आपके पास बच गई, फिर सेविंग बच गई आपके पास में कितनी बच गई 19% आपके पास बच गई सेविंग। लेकिन सेविंग कितनी इसकी, सेविंग इस बंदे की है 3800। तो 19% का माना 3800, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 200। आपसे पूछा है शिक्षा और अन्य मद पर व्यय कितना है। तो शिक्षा और अन्य मद पर व्यय कितना आपके पास में शिक्षा और अन्य मद पर व्यय किया इसने 19% का। 1% का मान 200, तो 19% का मान कितना हो गया 3800। तो शिक्षा और अन्य मदों पर जो खर्च किया इसने वो क्या है 3800 रुपये, और इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 3800। अपने पास से आप छाप लेना इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। ये बोला आपसे एक निश्चित वस्तु पर ए सर्टेन आर्टिकल, एक निश्चित वस्तु पर लाभ जो लागत का है 120% है। यदि लागत में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो लाभ विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है। आपसे पूछा है लाभ विक्रय मूल्य कितना परसेंट है। तो आपके पास सबसे पहली बात क्या, आपके पास कोई सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस। तो आप मान लो आपके पास सीपी कितना है, अपने पास से एक्स वाई जेड 100 200 आप कुछ भी मान सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो हम मान लेंगे हमारा सीपी कितना है 100, सीपी 100 मानेंगे आप यहाँ पे। इसके बाद क्या कहानी है, जो लाभ है आपके पास, जो प्रॉफिट आपका वो लागत का 120% है और लागत कितनी है आपकी 100, तो 100 का 120% कितना आ गया 120 ही है। तो प्रॉफिट आपके पास है 120। तो ये बताओ आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा। भाई जब आप कोई वस्तु सेल करते हैं तो उसके अंदर आपका सीपी भी होता है, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसके अंदर आपका प्रॉफिट भी होता है। अगर आपको 100 रुपए की वस्तु पे 120 का लाभ कमाना है तो आपको अपनी वस्तु बेचनी पड़ेगी 220 रुपए में, 220। अब यहाँ पर कहानी क्या है, यदि लागत में 25% की क्या होगी वृद्धि होगी, जो आपका सीपी है ना उसमें 25% का हो गया इंक्रीजमेंट, तो नया सीपी कितना आ गया 100 में 25 की वृद्धि तो कितना हो गया 125। फिर आपसे बोला है और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, जो आपका सेलिंग प्राइस है वो सेम ही है, पहले भी 220 में जा रही थी आपकी आर्टिकल और आज भी आपका 220 में ही जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा तो लाभ विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है। पहले आप चेक करो आपको प्रॉफिट कितना है। 125 की वस्तु आपकी जा रही है 220 में, तो प्रॉफिट कितना 75 20 95, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया 95 रुपए का। अब आपको निकालना प्रॉफिट परसेंटेज और निकालना किस पे है, विक्रय मूल्य पे। तो विक्रय मूल्य आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो विक्रय मूल्य कितना आपके पास, विक्रय मूल्य आपका है 220। जनरली होता क्या है, लॉस और प्रॉफिट आप काउंट कहां पे करते हैं, सीपी पे, लेकिन यहां मेंशन कर दिया आपके सामने कि आपको प्रॉफिट काउंट करना है सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस कितना आपके सामने 220 और यहां पर आपका प्रॉफिट कितना है 95 रुपए का। बात कर रहा आपसे परसेंटेज की तो इंटू आप 100 कर देंगे। यहाँ पे गई एक जीरो, उसके बाद 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा, अब 5 के आप गुना करेंगे 95 में, 5 दिन 45 450 और 5 5 25 475 और डिवाइड बाई कितना हो गया आपके सामने, आपके पास 475 डिवाइड बाई कितना 11, 11 से आप भाग करो उसको, 11 चौक 44, तो आपके पास क्या बचा 3 बचा, 35 बन गया आपके पास, तो 11 या 33, तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू में 43 पॉइंट कुछ बनेगा, तो इसका आंसर होगा 43%। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, आपसे पूछा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20%, 18% का डिस्काउंट, लगातार डिस्काउंट देने के बाद इसे 2230.40 में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य पूछा आपसे, तो अंकित मूल्य तो कुछ होगा एमआरपी वस्तु का आर्टिकल का, तो आप अंकित मूल्य कुछ भी मान सकते हैं एक्स वाई जेड 100 200 500 जो आपकी इच्छा करे, लेकिन हम यहाँ एमआरपी को एमआरपी ही मानेंगे। मान लो आर्टिकल का एमआरपी क्या है, एमआरपी ही है। अब पहला डिस्काउंट कितना है 15% का, तो 15% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 15% का जो फ्रैक्शन बनेगा बनेगा आपका 3/20। एक आपके पास क्या है 20% और 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 1/5 बनेगी। फिर आपके सामने कितना है 18% और हर बार क्या है डिस्काउंट है, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी 2/9/50, 9/50। हर बार डिस्काउंट है तो माइनस कर देंगे आप। अब यहां पर आ जाओ, पहला डिस्काउंट कितना है 15% का, मतलब 20 वाली वस्तु आपने सेल कितने में कर दी 17 में। दूसरे में कितना डिस्काउंट है 20% का, मतलब 5 वाली वस्तु पर 1 की छूट कर दिया आपने, तो 4 में आप सेल कर रहे हो। तीसरे वाला क्या है 50 की वस्तु पर 9 का डिस्काउंट, तो 50 की वस्तु आपकी जा रही है 41 में, 41 में। ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस, लेकिन आप इसे सेल कर रहे कितने में 2230.40। अब पॉइंट आप हटाओगे नीचे आपका 100 आ जाएगा और इस 100 से आपकी 2 जीरो गई। अब इसे आप काटेंगे 4 से, 4 से इसको आप काटो तो 4 पंजे 20
उसके बाद बचा 23 आपके पास, फिर 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 23 4 20 और 4 7 28, नहीं बनेगी बात इसमें। 4 पंजे 20 आपके पास बचा 2, 23 4 पंजे 20 30, 4 7 28 4 6 24 और एक आपके पास बच गई 0। अब इसे आप काटो 17 से, 17 से कटेगा 17 3 51, आपके पास बचा 4 47, 17 दूनी 34 और आपके पास बचा 6 7 13 136 और 17 8 136 और एक आपके पास 0 है। 41 से कटेगा 8 बार, 8 के बाद 8 चौक 32 80 टाइम, तो आपको एमआरपी कितना मिल गया भाई? 5 5 25 दूनी 50, 50 की आप गुना करो 880 में, तो 5 8 40 और आपके पास 2 0 हो रहे हैं, तो एमआरपी कितना आ गया? 4000, 4000 इसका एमआरपी हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या बन गया? 4000 रुपये। कितना बनेगा? 4000 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोनू आप समझे इसकी बात? क्वेश्चन आपके पास है 18, 18 आपसे बोला है कि ये अनुपात ये इजकल टू 2:3:1, तो आपसे पूछा 5, ये जो आपके पास नंबर लिखा है इसकी वैल्यू आपसे पूछी, उसने अनुपात पूछा इसका। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? तो आपको गिवन है x + y - z। आप ऐसा करो भाई, ये अनुपात में नंबर लिखा आपके सामने, इसमें आप अपने पास से रियल नंबर बनाओ, इनको आप रियल नंबर आप इन्हें बनाओ। तो इन्हें आप कैसे बनाओगे? या आप इन्हें ऐसा करो, आप इन्हें कुछ ना बनाओ, अगर आप 2 में 1 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 2 में 1 जोड़ देंगे आपको 3 मिलेगा, और बीच का नंबर भी क्या आपके पास में 3 ही है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पहले वाले अनुपात को तीसरे वाले अनुपात में आप ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आपके सामने आएगी वो आएगी बीच वाले के बराबर। सीधा सीधा इसका मतलब ये है भाई, पहले वाले को लास्ट वाले में आप जोड़ दो तो आपको वैल्यू मिल रही है बीच वाली। तो सेम कहानी यहाँ पर करेंगे, आप पहले वाली वैल्यू को आप जोड़ देंगे किसमें? तीसरे वाली वैल्यू में। तीसरे वाली कौन सी आपके पास? ये रही। अगर आप पहले को जोड़ देंगे तीसरे वाली में तो आपको बीच वाली वैल्यू मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू। तो जोड़ो आप। तो पहला आपके पास में है x, पहला आपके पास है x + y - z, और इसको आपको ऐड करना है पहले वाले को तीसरे वाले में। तीसरे वाला आपके पास है 2x + z और -w, और पहले वाले को अगर आप जोड़ देंगे तीसरे वाले में तो वैल्यू किसकी मिलेगी? बीच वाले की। और बीच में क्या लिखा आपका? y - z और +2w। आपका y किसका? प्लस का, तो y से आपका y गया। इसके बाद क्या जाने वाला है यहाँ पे? z नहीं जाएगा, और क्या जाएगा यहाँ पे? हाँ z जाएगा। z माइनस का है, z माइनस का z भी गया। अब आपके पास क्या बचा? 2x और x, तो आपके पास बच गया 3x, प्लस कितना आपके पास? z, माइनस कितना आपके पास? w, इजकल टू कितना आपके पास? 2w। अब क्या करेंगे हम? 3x + z, इस w को आप ले जाओ इस साइड में, तो w जाएगा प्लस में, तो इजकल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 3w। तो यहाँ से एक रिजल्ट आपको मिलेगा ये वाला। अब यहीं से आप सवाल सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? आपसे पूछा है 5w, जो आपसे सोल्व करवा रहा है क्वेश्चन में, तो आपसे पूछा उसने 5w -3x और -z, अनुपात क्या पूछा आपसे? 3w। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? इसको आप लोगे कोष्ट में, इस आप छापो 5w, 5w, और ये जो माइनस है ना आपका, भाई आपको पता 3x + z, आपके पास वैल्यू किसकी है? 3x + z की। तो यहाँ पे आप 3x + z बनाने की कोशिश करो, तो आप क्या करेंगे? माइनस ले लेंगे बाहर और अंदर वाले को कर लेंगे आप कोष्ट में, तो याद जाएगा आपका 3x, और कोष्ट बंद करते ही क्या हो जाएगा? साइन चेंज कर लेगा अपना ये, तो 3x + z और बड़ा कोष्ट आपका अनुपात 3w। अब क्या करेंगे आपके पास में भाई? 5w माइनस 3x + z की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3w। भाई देखो आपके पास 3w है इसकी वैल्यू, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो 3w, और अनुपात कितना आएगा? 3w। 5 से 3 गया तो आपके पास बचा 2w। भाई 5 से 3 गया तो कितना बचा आपके पास? 2w। अनुपात कितना? 3w, और w से w गया तो अनुपात कितना आ गया? 2:3। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ गए होंगे। तो इसका आंसर कितना हो गया?
2:3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3452 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग जो है ना आपका 10 से 5 से 4 से 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो आपके पास संख्या है 3452 और इसमें आपको इनमें से कोई एक संख्या जोड़नी है और जोड़नी कौन सी, आपको छोटी से छोटी, और जोड़ने के बाद जो आपको योग मिलेगा वैसे आपने प्लस कर दिया कोई नंबर, तो जो भी आपको कोई संख्या मिलेगी यहाँ पे नंबर मिलेगा वो नंबर आपका डिवाइड होना चाहिए किस किस से, 10 से 5 से 4 से 2 से। अब ये बताओ जो संख्या आपकी 10 से घटेगी वो 5 से भी घटेगी 2 से भी घटेगी वो संख्या आपकी। अब चेक कर लो इसमें आप, ये जीरो नहीं है, यहाँ पे कोई संख्या आपको ऐड करनी थी यहाँ पे। अब ये बताओ 3452 में अगर हम 10 जोड़ दें तो आपके पास क्या संख्या मिलेगी, 3462। और 3462 आपका 10 से कटेगा नहीं क्योंकि 10 से आपकी वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में जीरो होगी। तो 10 इसका गलत आंसर हो गया। हमने माना इसका आंसर 5 है। अगर आप 3452 में 5 ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 3457 जो कि 10 से बिल्कुल नहीं कटेगा और 5 से भी आपका नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आ गई। भाई 3452 प्लस 5 कितना, 3457 हो गया। लास्ट में 7 है और 5 से आपकी वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो। तो 5 भी इसका रॉन्ग आंसर हो गया। हमने माना इसका आंसर 6 है। अगर इसमें आप 6 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 3458 जो कि 5 से बिल्कुल नहीं घटेगा और 58 आपका ये हो गया आपका 3458 जो कि 10 से बिल्कुल नहीं घटेगा। तो 6 भी इसका हो गया रॉन्ग आंसर। अब इसकी मजबूरी, इसका राइट आंसर हो गया 8। अगर 3452 में आप 8 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 3460 जो कि आपका 10 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है तो इसे देखते हैं। ये कह रहा आपसे, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 रुपये बढ़ जाता है। तो मूलधन क्या है, मूलधन मतलब आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या है, और मूलधन होता कितना अपने आप में 100%। और आपको पता है साधारण ब्याज परसेंटेज में अगर आप निकालोगे तो आपके पास एक तरीका है, साधारण ब्याज इक्वल टू RT%। तो यहाँ पे आपकी रेट 9% से बढ़कर 13.5% होगी। ये बताओ इस क्वेश्चन आपको टाइम दिया है क्या, टाइम आपके पास बिल्कुल भी गिवन नहीं है। तो टाइम को आप अपने पास से मानोगे बस 1 साल। जब भी आपके पास कभी किसी क्वेश्चन में चक्रवर्ती ब्याज हो या साधारण ब्याज हो टाइम मेंशन ना हो तो आप हमेशा क्या मानेंगे, 1 साल। नंबर दूसरी बात, जब भी कोई ब्याज का सवाल हो और उसमें आपका मेंशन ना करे हो कि चक्रवर्ती ब्याज है कि साधारण ब्याज, तो आपको हमेशा क्या मानना है, साधारण ब्याज। तो यहाँ पर आप 1 साल मानोगे तो आपका ब्याज कितना बनेगा, 9% की रेट से 1 साल का 9% ब्याज बनेगा आपका 1 साल में। और 13.5% की रेट से 1 साल के ब्याज कितना बनेगा, 13.5%। ये आपका ब्याज है। तो ब्याज में कितना इंक्रीजमेंट हो गया आपका, 9 4 13, 4.5% का इंक्रीजमेंट हो गया आपका ब्याज में। लेकिन परसेंटेज में कितना है, 4.5%, और पैसों में कितना है, 3690। तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट हटेगी, जीरो बढ़ेगी। कहीं से कटेगा, 9 से काटो उसको आप, 9 पंजे 45 और आपका 9 चौके 36, 9 एकम 9। इसके बाद 5 एकम 5 और 5 8 40, 5 दूनी 10, 820 हो गया। हमें निकालनी 100% की वैल्यू। तो 1% में आप 100 से गुना कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 100%, और इसी 100 से आप गुना कर दो इस साइड में तो कितना मिलेगा आपको, 82,000। तो इसका राइट आंसर कितना बन गया, 82,000। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, बाकी आप शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।